एवरीवन, वेलकम टू एसकेआई श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम मुकेश गंगवाल है और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ साइंस क्लास 10th एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण में डिफरेंस करना है, डिफरेंशिएट करना है, अंतर बताना है। और यहाँ पर एग्जाम में ये 5 मार्क या 4 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, तो कम से कम आपको 4 या 5 तो अंतर यानी डिफरेंस शो करना ही पड़ेंगे, बताना ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को एक साथ रख के समझाने जा रहा हूँ, तो आप है ना दोनों ही लैंग्वेज को समझ सकते हैं। ध्यान से समझिए यहाँ पर। तो ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण में अंतर के लिए सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ नाम क्या है इसका, ऑक्सी शोषण। ऑक्सी क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर? ऑक्सी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, मतलब हमको जीवित रहने के लिए और हमारे अंदर जो शोषण हो रहा है ऑक्सी शोषण हो रहा, ठीक है ना। जो कीड़े वगैरह होते हैं उनमें कौन सा होता है? अनाक्सी होता है। वैसे यहाँ पर ऑक्सी शोषण, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या बोलेंगे पहला पॉइंट? ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट याद हो गया आपको? किसमें? ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बाकी नोट्स में आप देख ही सकते हैं, हम नोट्स भी है ना अवेलेबल करवाते हैं स्टूडेंट्स को। यदि आपको भी नोट्स की आवश्यकता हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपको नंबर मिल जाएंगे और स्क्रीन पे भी लिखे हुए आ रहे होंगे हमारे कांटेक्ट नंबर, तो आपको भी नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप समझिए डायरेक्ट की याद कैसे करते हैं। तो ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स क्या रिक्वायर्स? O2। और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ऑक्सीजन की इट रिक्वायर्स O2, इट डज नॉट रिक्वायर्स O2। याद हो गया पहला पॉइंट? इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा स्टूडेंट और ये डिफरेंस अंतर छोड़ के ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसा होने नहीं देंगे। नंबर 2, इसमें जब हम खाना खाते हैं तो भोज्य पदार्थों का क्या होता है? भोज्य पदार्थों का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। भोज्य पदार्थों का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या बोलेंगे? इसे पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता, पच जाता है खाना, है ना। इसको बोलते हैं फूड मटेरियल्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन दिस प्रोसेस। फूड मटेरियल क्या होते हैं? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। फूड मटेरियल्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन दिस प्रोसेस, यानी इस क्रिया में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूरी तरह से खत्म नहीं करते उसको, बहुत स्मेल आती, बदबू आती है। अपन जैसे कोई चीज़ वाइन बनाते हैं लोग गाँव में, उनको मालूम है कि उसमें क्या होता है, पूरी तरह से वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसमें भोज्य पदार्थों उल्टा बोल रहे, इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण, इसमें पूर्ण बोलना है, इसमें क्या बोलना? अपूर्ण। इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। सीधे याद रखो, उल्टे अपने आप याद हो जाएंगे। इधर फोकस कीजिए आप। फूड मटेरियल आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, इसमें क्या बोलेंगे? फूड मटेरियल्स आर नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, इनकम्प्लीटली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। तो इसका अपोजिट इधर बोल देना है। थर्ड पॉइंट, इसमें अंतिम उत्पाद जो हम खाना खाते हैं क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम उत्पाद, एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। इसके अंतिम उत्पाद, इसमें अंतिम उत्पाद क्या बोलेंगे? अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? CO2 और H2O होते हैं, है ना। एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। तो इसमें क्या बनता है? इसके अंतिम उत्पाद क्या होते हैं बताइए? इसमें CO2 तो होता है, साथ में होता है C2H5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल। एथिल एल्कोहल, वाइन है, शराब है, एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। क्या बन गई इसमें? वाइन। नाम क्या है इसका? एथिल एल्कोहल। IUPAC नाम क्या है? एथेनॉल। तो इसका अंतिम उत्पाद ऐसे लिखना आप, तो CO2 और C2H5OH। जब हम अल्कोहल्स पढ़ेंगे तब इसमें ये समझाएंगे, है ना। पहले आपको पढ़ा चुका हूँ मैं अल्कोहल कौन कौन से तरह के होते हैं। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस टाइप से आप पढ़ चुके हैं। फिलहाल वो छोड़ो, अभी ये बोलो। इसमें अंतिम उत्पाद जो हम खाना खाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, बदबू आती है ना, अभी हाँ करोगे तो मालूम पड़ेगा आपको। CO2 और
जल वाष्प बनता, पानी H2O। H2O किसका फार्मूला है? पानी का, वाटर का। इसके अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 और C2H5OH, एथिल अल्कोहल। क्या बोल सकते हैं इसको? एथेनॉल। ठीक है ना, शराब बन गई इसमें। अब इसमें अधिक मात्रा में, इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैसी ऊर्जा होती है? इसमें ऊर्जा क्या होती है? इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। याद हो गया? हाई अमाउंट एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। इस क्रिया में हमको एनर्जी मिलती, तभी तो हम चल फिर सकते, काम कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ये अधिकांश जीवों में क्रिया होती है। बहुत सारे जीव होते हैं, जितने भी पशु होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं, उन सब के अंदर ही होती है। तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। यह क्रिया किसमें होती है? यह क्रिया किसमें होती है? अधिकांश जीवों में होती है। किसमें होती है? यह क्रिया अधिकांश जीवों में होती है। और यह क्रिया, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द लेस ऑर्गेनिज्म। यह क्रिया अधिकांश जीवों में होती है और यह क्रिया कम जीवों में होती है। इसका अपोजिट बोलना, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन लेस ऑर्गेनिज्म। यह क्रिया अधिकांश जीवों में होती है और यह क्रिया कम जीवों में होती है। अब इसमें एनर्जी की बात करते हैं। ये एनर्जी के लिए अभी इक्वेशन समझा रहा हूँ मैं आपको। इसमें 38 अणु उत्पन्न होते हैं, 38 ATP आर प्रोड्यूस, और इसमें 2 ATP, कितने ATP आर प्रोड्यूस। बोले ATP क्या होता है सर? एक बार एग्जाम में आ चुका है कि ATP का फुल फॉर्म लिखिए, पूरा नाम लिखिए। तो इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फिलहाल याद रखो नंबर, इसमें कितने अणु उत्पन्न होते हैं? 38। ATP अणुओं का लाभ होता है या उत्पन्न होते हैं? हिंदी में से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसमें, किसमें? ऑक्सी शोषण में 38 है ना ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना? अणुओं का लाभ होता है या अणु उत्पन्न होते हैं? क्या बोले? अणुओं का लाभ होता है। लिखा है, देखो पॉइंट पढ़िए, आपके पास नोट्स में लिखा होगा। 38 ATP अणुओं का लाभ होता है और इसमें 2 ATP अणुओं का लाभ होता है। क्या बोलेंगे? 38 ATP आर प्रोड्यूस, या 38 ATP उत्पन्न होते हैं, है ना? और इसमें 2 ATP आर प्रोड्यूस। अब यहाँ पर हमने खाना खाया, उसको क्या बोलते हैं हम? ग्लूकोज, C6H12O6। हमने खाना खाया, क्या ग्रहण करी हमने? ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन हमने ली, तो क्या बनेगा? ध्यान रखना, बनेगा क्या? क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ पर कितने अणु लगाए हमने? 6 लगाए। तो ये हो जाएगा 6 CO2 और क्या हो जाएगा? 6 H2O। अब बैलेंस देखो सही है कि नहीं? कार्बन कितना हो गया? 6 है 6। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 2 12 और 6 से 18, 6 दूनी 12 और 6 18। तो यहाँ कितने हो गए? 6 दूनी 12 और 6 18। सही है कि नहीं? सब हो गया बैलेंस। एज कितना है? 12 है। 6 2 12, 6 दूनी 12। इतना भी कहाँ याद रखो, सीधे ग्लूकोज का फार्मूला याद रख लो। ये किसके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं? ऑक्सी शोषण। हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? ऑक्सीजन। तो हमने खाना खाया, खाना खाते हैं तो वो एकदम फिल्ट्रेशन होता है, उसका वेस्टेज अलग जाता है, लिक्विड अलग जाता है, और काम के जो चीज़ रहती है उसमें ग्लूकोज होता है। कभी मान लो आप यदि बुखार में हो, परेशान हो, खाना नहीं खा पा रहे, तो आप ग्लूकोज घोल के पी लो, आपको एनर्जी मिल जाए, क्योंकि इसमें वेस्टेज कचरा नहीं होता है। तो सीधे ग्लूकोज आपको क्या दे देगा? एनर्जी। अब एक ग्लूकोज एनर्जी कितनी देता है मालूम है? एक अणु ग्लूकोज का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज, है ना, कितनी एनर्जी देता है? 673 किलो कैलोरी। ग्लूकोज के एक अणु से
673 किलो कैलोरी का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? इसका मतलब होता है 38 ATP। यहाँ से निकले 38 अणु। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, फिर से एक बार देख लो जरा। हमने खाना खाया, ग्लूकोज लिया, हम क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। यानी हम जब तक ऑक्सीजन लेंगे तब तक ये खाना पचेगा और पूर्ण ऑक्सीकरण होगा और ग्लूकोज के एक अणु से याद रखना 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब इसमें कैसे होगा? किसमें? अनाक्सी में क्या होगा? 7वां पॉइंट देखो, उसमें भी वही होगा C6H12, है ना? ये भी एनर्जी खा सकते हैं उसको अपन, ठीक है, मतलब ये ग्लूकोज है पर इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो यहाँ उत्पन्न क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा, साथ में क्या बनेगा? एथेनॉल। कितने कितने लगाना है? 2-2। और इसमें एनर्जी कितनी होती है? किलो कैलोरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 2 ATP। क्या होता है? ये और मतलब यह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी ज़रूरत नहीं पड़ी आपको? ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब यहाँ पर देखो पॉइंट समझो। पहला पॉइंट क्या था? इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। होती है, हम जो खाना खाएंगे, अभी सांस रुक जाएगी तो पचेगा खाना क्या? वैसे ही बैठ जाएगा। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंतिम उत्पाद, अच्छा इसमें भोज्य पदार्थों क्या हो रहा है? पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन लग रही है मतलब क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा। इसमें अंतिम उत्पाद कौन से हैं? CO2 और H2O है। क्या बना है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बदबू आती कार्बन डाइऑक्साइड से और जलवाष्प बनता है। इसके अंतिम उत्पाद CO2 और H2O है। इसके अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 और C2H5OH। CO2 और C2H5OH है। इसमें कितने एनर्जी, कितने अणुओं का लाभ होता है? 38। और इसमें 2 ATP आर प्रोड्यूस। समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ गया ना? कितने पॉइंट हो गए? देखो मैं बताता हूँ। नंबर 1 पॉइंट तो ये बोलेंगे अपन कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स द ऑक्सीजन, इट डज नॉट रिक्वायर। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा पॉइंट, इसमें भोज्य पदार्थ जो है ग्लूकोज, उसका पूर्ण ऑक्सीकरण कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है? भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कितने पॉइंट हो गए? 2। इसके अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? CO2 और H2O होते हैं। इसके अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? CO2 बदबू तो आती है, साथ में एल्कोहल बन गया। अल्कोहल, वाइन, शराब, दारू बोल सकते। तो क्या, सॉरी है, C2H5OH बन गया यहाँ पर। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से, 1 मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? एक अणु से ग्लूकोज के 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैलोरी ब्रेड सुनी होगी तुमने, बस स्टैंड पे देखना। और इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, हाई अमाउंट, है ना, ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, प्रोड्यूस्ड, रिलीज बोलेंगे या फिर प्रोड्यूस। और इसमें लेस अमाउंट, हाई अमाउंट नहीं होता है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें 38 ATP अणुओं का लाभ होता है और इसमें 2 ATP अणुओं का लाभ होता है, प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो यहाँ पर यदि अब बच्चा क्या करता है? ये याद कर लेता है, इसको छोड़ देता है, जबकि इसी में पॉइंट है। सब कलाकारी इसी में है, यहीं से आप बोल सकते हो बहुत सारे पॉइंट में। यह क्रिया अधिकांश जीवों में होती, क्या बोलेंगे? टेक प्लेस इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। और यह क्रिया कम जीवों में होती, लेस ऑर्गेनिज्म में होती। समझ में आया कि नहीं? ये हम जनरली कई जीवों में होती है, जितने पक्षी होते, पशु होते, इंसान होते, मनुष्य होते, उन सभी में हो रही है। कीड़े वगैरह में होती है, कीड़े मकोड़ों में, जो कि ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते, परजीवी वगैरह। समझ गए ना? तो ये इक्वेशन फालतू है क्या? ये आगे भी हमको आएगा, अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनमें ये इक्वेशंस वापस हमको काम आने वाली है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपने नोट कर लिया, फिर भी यदि कोई डाउट्स है तो नोट से मैं आप पढ़ सकते हैं। एक बार लास्ट रिवीजन दे रहा हूँ, शुरू से देखना, क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी। पहले हिंदी बता दूँ पूरा। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसमें इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। उल्टा बोलो, इसके अंतिम उत्पाद CO2 और H2O है, इसके अंतिम उत्पाद CO2 और C2H5OH है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह क्रिया अधिकांश जीवों में होती है और यह क्रिया कम जीवों में होती है।
इसमें 38 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, उत्पन्न होते हैं। इसमें 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है या उत्पन्न होते हैं। और इसकी समीकरण, रासायनिक समीकरण निम्न है और इसकी रासायनिक समीकरण निम्न है। समझ में आ गया? यस सर। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक बार बोल देते हैं। इट रिक्वायर्स O2, इट डज नॉट रिक्वायर। फूड मटेरियल्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, food materials are incompletely oxidized and products are CO2 and H2O, and products are CO2 and C2H5OH. high amount है ना of energy are produced, less amount of energy are produced. This process take place in most organism and this process take place in the less organism. 38 ATP adenosine triphosphate are produced, 2 ATP are produced. The equation of the aerobic respiration, the equation chemical है ना, equation of anaerobic respiration. ठीक हो गया? 5 डिफरेंस हो गए। यदि फिर भी आपको कोई डाउट सारा समझ में नहीं आया तो आप एक बार रिवर्स करके वीडियो को वॉच अगेन कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और फिर भी यदि नहीं समझ में आ रहा, नोट्स में आप पढ़िए। और फिर भी यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट्स करके है ना नए तरीके से इसको हम आपको समझाएंगे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर सेकंड नेक्स्ट है ना मोस्ट क्वेश्चन है धमनी और सिरा में अंतर, यानी कि आर्टरीज और वेन में डिफरेंस। तो यहाँ पर ही हमको कम से कम 4 या 5 अंतर तो आना ही चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि धमनियाँ कहाँ होती, सिराएँ कहाँ होती। अगर मान लो मैं हाथ ऐसे भी कर देता हूँ तो ये उभर जाएगी अभी। ये क्या है? क्या ये वेन है। सिराएँ ऊपर दिखाई देगी आपको और धमनी यहाँ धड़केगी, धड़क धड़क। तो ये कौन है? अंदर जो रहती है वो कौन रहती है? आर्टरी होती है। याद रखना, अंदर जो धड़क रही है वो आर्टरी है और जो ऊपर हमको दिखाई दे रही है वेन्स है। यानी कि धमनियाँ अंदर होती, सिराएं ऊपर दिखाई देती है। ठीक है ना? यानी कि गर्ल्स वगैरह को बड़ी मुश्किल से जब बीमार पड़ते हैं, बुखार आता है तो ये फूल जाती है ना थोड़ी, वो क्या रहती है? सिराएं। धमनी कहाँ होती है? अंदर होती है। याद रखना, इतना याद रखना। ये जो ऊपर दिखाई दे रही है ये क्या है? क्या है? सिराएं हैं। और धमनी कहाँ होती है? अंदर होती है। तो याद रखना। तो अंदर वाली जो नली होती है वो जो कट जाती है उसमें ब्लड रुकता नहीं, क्योंकि आसानी से वो जुड़ती नहीं। याद है ना? कई लोग नस काट लेते, सुना होगा। तो वो धमनी को काटते हैं, यानी किसको काटते हैं? आर्टरी को। तो याद रखना, आर्टरी अंदर होती है और उसकी भित्ति यानी उसका जो पाइप होता है कैसा होता है? उसकी भित्ति यानी कि दीवारें कैसी होती? लचीली और मोटी होता है। यानी पाइप बहुत मोटा होता है, लचीला होता है अंदर का पाइप। आसानी से कटता नहीं हो, ब्लड चला ही दोगे तो वो कट जाए, बात अलग है। तो बहुत ब्लड बहता है और इंसान मर सकता है उससे। तो धमनी की भित्तियाँ कैसी होती? धमनी की भित्ति लचीली और मोटी होती। द वॉल्स ऑफ आर्टरी आर इलास्टिक एंड थिक। कैसी होती? इलास्टिक, खिंचाती रबड़ जैसे। मोटा पाइप है, याद रखना, जो खिंचाता। इलास्टिक देखा आपने, लगाया होगा। तो क्या बोले? धमनियों की भित्ति लचीली और मोटी होती है। भित्ति मतलब उसके आसपास की दीवारें, पाइप के आसपास की। जबकि इसकी भित्तियाँ कैसी होती? उल्टा बोलो। लचीली तो ये भी होती पर पतली होती है। क्या बोलेंगे? सिराओं की जो भित्ति होती है वो लचीली और पतली होती है। द वॉल्स ऑफ वेन, द वॉल्स ऑफ वेन आर इलास्टिक एंड थिन। द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक एंड थिक। तो यहाँ बोलेंगे इलास्टिक एंड थिन। गुहिका, गुहिका मतलब अंदर का पाइप। आसपास मोटा पाइप है, अंदर बारीक पतली रास्ता होता है, उसको बोला गुहिका। लुमेन, क्या बोला गया उसको? वो सकरा पाइप होता है, एकदम बारीकी से बहता है। एक मोटा पाइप खुला देखा होगा तुमने, और एक मोटा पाइप जो अंदर बीच में जगह कम है, उसको बोलते हैं उसका बीच का रास्ता कैसा होता है? तो गुहिका बोलते हैं उसको। अंदर का जो रास्ता दिखाई दे रहा पाइप में उसको क्या बोलते हैं? गुहिका। लुमेन्स ऑफ आर्टरी है ना इज नैरो। कैसी होती है? बहुत सकरी होती है। जबकि इसकी गुहिका कैसी होती है? चौड़ी होती है। चौड़ा पाइप एकदम फूल जाती है। समझ में आ रहा है? तो उसकी गुहिका यानी लुमेन कैसी होती है? नैरो होती है। इसकी लुमेन कैसी होती है? वाइड होती है।
इसका कलर कैसा होता है? आर्टरी रेड इन कलर, ये अंदर रहती है, इसमें ऑक्सीजनेट है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कैरी करती है कौन? ऑक्सीजन उसमें रहता है और रक्त को ले जाती है, इसलिए कैसे दिखाई देती है? तो बोलेंगे आर्टरीज आर रेड इन कलर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनित है ना रक्त होता है, खून होता है इसमें अंदर, तो ये कैसी होती है? लाल होती है। ये कैसे दिखाई देती है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में होता है, इसलिए कैसे दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। तो क्या बोलेंगे? आर्टरीज आर रेड इन कलर एंड ब्लू इन कलर। जो सिराएं होती कैसी होती है? नीली दिखाई देती है। इसमें कपाट नहीं होते हैं, आर्टरीज में वॉल्स प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं। वॉल्स कहते हैं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें वॉल वो कपाट समझते हैं, वॉल समझते हैं, गैस बंद चालू करते हैं अपन। तो क्या बोलेंगे? धमनियों में कपाट यानी वॉल्स नहीं होते, वॉल नहीं होते हैं, जबकि इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बोलेंगे? द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर नॉट प्रेजेंट यानी एब्सेंट, जबकि इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो धमनियां अंदर रहती है, इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। आयतन में परिवर्तन मतलब आकार इनका बदलता नहीं है, क्योंकि वो अंदर रहती है, मोटा पाइप रहता है, जबकि इनका आकार अभी देखो पतली दिखाई दे रही, थोड़ी देर बाद ये कैसे दिखाई दे जाएगी? बड़ी। तो इसके आयतन में परिवर्तन है ना होता है, इनके आयतन में परिवर्तन होता है, अब भी बड़ी हो जाएगी, पर उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक जैसी दिखाई देती है। तो क्या बोलेंगे? धमनियों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि सिराओं के आयतन में परिवर्तन हो जाता है, बड़ी छोटी हो जाती है। अगर तुमको बुखार वगैरह आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो ये बड़ी बड़ी दिखाई देगी, है ना, क्योंकि उसमें ब्लड आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आर्टरी, जो अंदर जो आर्टरीज होती है उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, मोटा पाइप लगा होता है उसमें। जबकि इसमें क्या होगा? चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वेन। इसमें रक्त फ्लो होता, बहता है, कैसे? रुक रुक के, दाब से, धक 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 धक, धड़के से बहता है, दबाव के साथ बहता है, मच प्रेशर के साथ फ्लो होता है, और धीरे मतलब धीरे नहीं बोल सकते, इसमें दबाव के साथ और रुक रुक कर बहता है। इसमें रक्त कैसा बहता है? अंदर दबाव के साथ और रुक रुक के बहता, वही हमको मालूम पड़ता है। जबकि इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत धीरे धीरे बहता है, निरंतर बहता है, और लेस प्रेशर यानी कम दबाव के साथ बहता है। इसमें रक्त बहुत अधिक दबाव से बहता है अंदर, है ना, रुक रुक के बहता है, जबकि इसमें रक्त बहुत धीरे बहता है, निरंतर बहता है, और कम प्रेशर से बहता है। समझ में आ गया? तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। एक बार शुरू से बोल रहा हूँ, हिंदी वाले सुन लो पहले। धमनियों की भित्ति लचीली और मोटी होती है, उधर उल्टा बोलना है, इसको याद रखो, वो अपने आप याद हो जाएगा। गुहिका, चलो इधर खड़े रहते, जरा स्क्रीन पे आते हैं, बच्चे देख रहे हैं, वो भी ऑनलाइन समझ रहे हैं, यानी कि वीडियो देख रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? धमनियों की भित्ति कैसी होती है? लचीली और मोटी होती है। इधर क्या बोलेंगे? लचीली और पतली होती है। इसकी गुहिका, अंदर का पाइप कैसी होती है? सक्रिय होती है। इसकी गुहिका चौड़ी होती है। ये लाल रंग की है ना दिखाई देती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनित ब्लड होता है। नोट्स में देख सकते हो आप, ऑक्सीकृत रक्त होता है, इसलिए लाल दिखाई देती है, और इसमें नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होती है। तो ये नीली दिखाई देती है और ये लाल दिखाई देती है। इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें कपाट यानी कि वॉल्व, इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इनके आयतन में परिवर्तन होता है। इनमें रक्त रुक रुक कर अधिक दाब के साथ प्रवाहित होता है, जबकि इनमें रक्त जो होता है धीरे धीरे, निरंतर और कम दबाव से प्रवाहित होता है। बाकी आप नोट्स में पढ़ ही लोगे। इंग्लिश मीडियम को ले देखो। द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक एंड थिक, उधर बोलना इलास्टिक एंड थिन, ध्यान दो इधर। द लुमेन ऑफ आर्टरीज आर नैरो, इसकी लुमेन कैसी होती? रास्ता अंदर का नैरो होता है, जबकि यहाँ बोलना वाइट। रे कैसी होती है? आर्टरीज आर रेड इन कलर, ब्लू इन कलर। Walls are absent in arteries. Walls are present in veins. No change in the volume of arteries. Arteries के आयतन में कोई परिवर्तन, वॉल्यूम चेंज, और इसमें बोला चेंज द वॉल्यूम, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वेन, इसका आयतन बदल जाता है। ब्लड फ्लो कैसा फ्लो होता है? विद द मच प्रेशर, द ब्लड फ्लो विद द मच प्रेशर एंड नॉट कंटिन्यू,
इसमें क्या बोले, ब्लड फ्लोस स्लोली, बहुत धीरे धीरे बहता है, कंटिन्यूअसली एंड विथ लेस प्रेशर। तो इस टाइप से इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स में आपको मिल जाएगा। और यदि आप लोगों को भी नोट्स यदि चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार के आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।